हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम अपनी पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड एंजॉय द वीडियो। दिल्ली सल्तनत पार्ट 1। इस दिल्ली सल्तनत में आज हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 5 डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया था। उसमें से जो पहली डायनेस्टी है वो है स्लेव डायनेस्टी। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्लेव डायनेस्टी के ऊपर फोकस करेंगे। तो जो टर्किश इन्वेजन्स हुई थी, बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ चंदावर, इसका रिजल्ट अल्टीमेटली यही था कि एक स्टेट बनकर आई थी जिसको हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1206 AD से लेकर 1526 AD तक था। अब ये बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ चंदावर ये क्या है ये भी हम करेंगे, बट लेटर ऑन। बेसिकली टोटल ऑफ 5 डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया था। उनमें से पहली जो डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, दूसरी खलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद चौथी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी, फिर आई थी लोधीस डायनेस्टी। 1526 में लोधीस का रूल ख़त्म हुआ था। उसके बाद मुग़ल शासन इस्टेब्लिश हुआ था, जिसको इस्टेब्लिश किया था बाबर ने, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया था। ठीक है। अब जो उनका रूल था वो डेक्कन तक फैला हुआ था, साउथ इंडिया तक फैला हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हमारी सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में और कल्चर लाइफ में। अब ये जो साउथ इंडिया तक इनका रूल फैला हुआ था ये हमें पता चलता है एक बुक से जिसका नाम है खज़ाइनुल फतूह, जो आमिर खुसरो ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो मलिक कफूर था वो एज़ फार एज़ रामेश्वरम तक पहुंच गया था कॉन्क्वेस्ट करता करता। ठीक है। और जो ये दिल्ली सल्तनत थी इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया था। ठीक है। अब हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो स्लेव डायनेस्टी है उसका रूल था 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है। इस डायनेस्टी को मेमलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है। ये एक कुरानिक टर्म है जिसका मतलब होता है स्लेव। 3 डायनेस्टीज़ ने रूल किया इस पीरियड के दौरान, यानी कि 1206 से लेकर 1290 तक 3 डायनेस्टीज़ ने रूल किया। पहली जो डायनेस्टी थी वो थी कुतुबी डायनेस्टी, जो 1206 से 1211 तक रूल किया इन्होंने। इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरी जो डायनेस्टी थी उसका नाम था फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी, ऐसा हम कहते हैं। ये 1211 से लेकर 1266 तक रूल किया था इस डायनेस्टी ने, और इसका जो फाउंडर था वो था इल्तुतमिश। जो सेकेंड इलबारी डायनेस्टी थी आपकी वो 1266 से 1290 तक रूल करती है, और उसको फाउंड किया था बलबन ने, और 1290 में आके दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया था। 1206 से 1210 तक इन्होंने रूल किया था। बेसिकली एक मोहम्मद गौरी था, उसका ये स्लेव हुआ करते थे। ठीक है। जब उन्होंने मोहम्मद गौरी ने इंडिया को इन्वेड किया तो जब वो वापस चले गए, जो इंडियन पोजेशंस थी उनकी, उन पोजेशंस का जो गवर्नर था वो बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर था वो दिल्ली के पास एक जगह है इंद्रप्रस्थ, वहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। जब गौरी का ही टाइम चल रहा था उस समय भी नॉर्थ इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी रेस कर ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस टाइम। और जब 1206 में गौरी की डेथ होती है तो ऐबक अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लेता है, अपने सारे कनेक्शंस तोड़ देता है गौरी के किंगडम से, और एक स्लेव डायनेस्टी फाउंड करता है इंडिया में एज वेल एज दिल्ली सल्तनत। उसके बाद एक टाइटल एज्यूम करता है सुल्तान का, और लाहौर को अपनी कैपिटल बना देता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इसका एक स्यूडोनिम भी होता है लख बख्श। लख बख्श का मतलब बताया गया कि गिवर ऑफ लैक्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिबरल डोनेशंस दिया करता था मुस्लिम राइटर्स को, ताकि वो इस्लाम के बारे में और लिख सकें, अपनी हिस्ट्री के बारे में लिख सकें, लिटरेचर के बारे में लिख सकें। इस वजह से उनको लिबरल डोनेशंस देता था। अब जो ऐबक था वो एक ग्रेट पैटर्न था लर्निंग का, और इसने बहुत सारे राइटर्स को पैटर्नाइज किया था। जैसे आपका एक राइटर है हसन उन निज़ामी, इस बंदे ने लिखी थी बुक ताजुल मसीर। दूसरा बंदा था फ़खरुद्दीन, ही वॉज द ऑथर ऑफ तारीख़ मुबारक शाह। ठीक है। तो इन दोनों राइटर्स को ऐबक ने पैटर्नाइज किया था। अब आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसने 3 काम किए थे। पहला था कुव्वतुल इस्लाम, ये एक मॉस्क है दिल्ली के पास, ये बनवाई थी। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ये भी एक मॉस्क है अजमेर में, एक ये बनाई थी। और इसके साथ साथ में जो कुतुब मीनार है उसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू करवाया था। और ये कुतुब मीनार किसकी मेमोरी में बनाया गया था? एक सूफ़ी सेंट था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसकी मेमोरी में कुतुब मीनार को बनाया गया था। हालांकि कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन ऐबक ने स्टार्ट की थी, लेकिन ऐबक ने कुतुब मीनार को कंप्लीट नहीं किया।
ठीक है, कंप्लीट कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने किया था। अब बेसिकली जो कुतुब मीनार है इसके साथ 3 रूलर्स जुड़े हुए हैं। पहला तो ऐबक जिसने कंस्ट्रक्शन को शुरू किया था, दूसरा इल्तुतमिश जिसने कंस्ट्रक्शन को ख़त्म किया था, और एक तीसरा रूलर है फ़िरोज़ शाह तुगलक जिसने कुतुब मीनार की ऊपर की 2 मंजिलें बनाई थी। अब 1210 में डेथ हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। डेथ कैसे होती है? वो एक स्पोर्ट होती है हॉर्स पोलो जिसको चौगन बोलते हैं। 1210 में उसको खेलते खेलते वो घोड़े से गिर जाते हैं और मर जाते हैं। और उसके बाद जो उनके सक्सेसर होते हैं वो थे आराम बख्श, इनके बेटे। लेकिन आराम बख्श एक इनकैपेबल रूलर था जिसको 8 महीनों के बाद इल्तुतमिश रिप्लेस कर देते हैं और खुद थ्रोन पे आ जाते हैं। इल्तुतमिश बेसिकली स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है। शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इनका रूल 1211 से 1236 तक चलता है। ये इल्बारी ट्राइब से बिलोंग करते थे और इसलिए इनकी डायनेस्टी को इल्बारी डायनेस्टी भी बोला जाता है। ऐबक ने इनको अपना सन इन लॉ बनाया था और उसके साथ साथ इक्तेदार अपॉइंट किया था ग्वालियर का। इक्तेदार एक बेसिकली गवर्नर की पोस्ट होती है जो एक इक्ते का मालिक होता है। अब इनके जो राइवल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो पहले जो 10 साल थे इनके रूल की वो तो सिर्फ़ और सिर्फ इनके राइवल से लड़ने से फोकस थे कि अपने थ्रोन को किस तरह से सिक्योर किया जाए अपने राइवल से। 1211 में जैसे मैंने आपको बताया आराम बख्श को इन्होंने हरा कर खुद सुल्तान अपने आप को बना लिया। अब इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर ली। पहले मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था, इन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली ले गए। अब बात करते हैं इनकी मंगोल पॉलिसी की। अब जो मंगोल्स थे उस टाइम पे काफ़ी पावरफुल थे और वो बार बार नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे आके अटैक करते थे और दिल्ली सल्तनत को परेशान करते थे। अब एक ऐसा किस्सा हुआ कि चंगेज़ खान जो था मंगोल रूलर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वो डेंजरस था। उसने लड़ाई लड़ी थी जलालुद्दीन मंगबरनी के साथ जो ख्वारिज़म शाह था, और वो बंदा भागकर इंडिया की तरफ आ गया और उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी कि मुझे शेल्टर दो। तो इल्तुतमिश को लगा कि अगर इस टाइम पे इसको शेल्टर दिया तो मतलब कि मंगोल इन्वेजन इंडिया पर होगी, चंगेज़ खान इंडिया पर अटैक करेगा। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत का किंगडम था उस टाइम पे बहुत इन्फेंट था, मतलब काफ़ी कमज़ोर था, तो इसलिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को शेल्टर नहीं दिया और इस वजह से चंगेज़ खान ने इंडिया को इन्वेड नहीं किया। अब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात की जाए तो इन्होंने अपना पहले तो जो कंट्रोल था बंगाल और बिहार के ऊपर इस्टेब्लिश किया, फिर इन्होंने सिंध और मुल्तान को दिल्ली सल्तनत में एनेक्स किया, दिल्ली सल्तनत में जोड़ लिया। अब कुछ राजपूत रिवॉल्ट्स हुए उस टाइम पे, उन्होंने उन रिवॉल्ट्स को सुप्रेस किया और राजपूत स्टेट जैसे रणथंबोर, अजमेर, जलोर, ग्वालियर इन सबको अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब परमाराज ऑफ मालवा जो थे उनके खिलाफ भी एक एक्सपीडिशन इन्होंने लॉन्च की, लेकिन उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली। अब अगर पर्सनल कैपेसिटी की बात की जाए इल्तुतमिश की तो वो एक ग्रेट स्टेट्समैन था, दैट इज़ प्रूव्ड बियॉन्ड एनी डाउट। इनको मंसूर भी मिला था। मंसूर बेसिकली एक लेटर ऑफ रिकॉग्निशन होती है जो ये दिल्ली सल्तनत के रूलर्स लिया करते थे अब्बासिड कैलिफ से। बेसिकली एक टाइटल ही होता है कि आप हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, अपनी सक्सेशन को लीगल बना लेते थे ये टाइटल लेकर, ताकि लोग इनकी सक्सेशन को अपोज ना करें। अपनी डेथ से पहले इन्होंने अपनी जो बेटी थी रज़िया सुल्तान उसको अपना सक्सेसर बना दिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हेरिडेटरी सक्सेशन थी दिल्ली सल्तनत की वो इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी। अब जिस तरह से पहले मैंने बताया कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। ये एक टॉलेस्ट स्टोन टावर है इंडिया का जिसकी हाइट है 238 फीट, ठीक है। तो इन्होंने मॉस्क में एक अजमेर में एक मॉस्क भी बनाई, बहुत ही बढ़िया सी। जो बेसिकली इन्होंने सबसे रिमार्केबल काम किया था उस टाइम का, 2 करेंसीज इंट्रोड्यूस की थी, एक थी टंका, एक थी जित्तल, ठीक है। जो टंका था वो सिल्वर का था और जो जित्तल था वो कॉपर का था। ये 2 बेसिक कॉइन्स थे सल्तनत पीरियड के। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, दोनों की पिक्स दी हुई हैं। अब जो सिल्वर टंका था जो हमारा मॉडर्न रुपी आज हम यूज़ करते हैं उसका बेस था सिल्वर टंका। इल्तुतमिश ने एक नई क्लास क्रिएट की थी रूलिंग एलाइट्स की जिसको बोला जाता है तुर्कान चहलगानी, 40 या फिर 40। अब 40 से आप लोग ये समझें कि हाँ 40 बंदे होंगे बीच में, तो एक्जैक्टली 40 नहीं थे, कम ज़्यादा होते थे थोड़े, बट उसका नाम दिया जाता था 40। तो एक बहुत ही पावरफुल क्लास हुआ करती थी ये। इन्होंने इक्तेदारी सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ किया, अपने जो एम्पायर था उसको डिफरेंट इक्तास में डिवाइड किया और अपने नॉवेल्स को वो इक्तास दिए ताकि वो वहाँ पे रूल करें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें।
अब बात आती है इल्तुतमिश की। जब डेथ हो जाती है तो रज़िया सुल्तान जो है वो रूलर बन के आती है। 1236 से 1240 तक रूल करती है। जो रज़िया थी वो फर्स्ट और लास्ट फीमेल रूलर थी दिल्ली सल्तनत की। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब जो इल्तुतमिश था उसने तो अपनी बेटी को नॉमिनेट कर दिया था कि यही मेरी सक्सेसर होगी, लेकिन जो दिल्ली के काजी और वज़ीर थे उनको ये बात नहीं अच्छी लगी। उन्होंने रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो कि स्टेप ब्रदर था रज़िया सुल्तान का, उसको थ्रोन पे बिठा दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो नसीरुद्दीन महमूद था, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ये रियल ब्रदर था रज़िया का, और जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ और मुइज़ुद्दीन बहरम थे ये स्टेप ब्रदर्स थे। अब रज़िया को जब ये बात पता चली तो रज़िया ने भी कुछ करना था। उसने सपोर्ट्स ली आमिर ऑफ दिल्ली की और उनकी मदद से दिल्ली का थ्रोन हथिया लिया। जब रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो था वो मुल्तान की तरफ जा रहा था रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, उसी समय उस थ्रोन को हथिया लिया उन्होंने। अब ये एक इंडिपेंडेंट माइंडेड लेडी थी, इनको खुद डिसीजंस लेना अच्छा लगता था। तो इन्होंने पहले क्या किया, एक अबैसिन स्लेव था यकूत, इन्होंने उसको सुपरिटेंडेंट अपॉइंट कर दिया रॉयल स्टेबल्स का, ठीक है, जहाँ पर घोड़े वगैरह रखे जाते हैं वहाँ का सुपरिटेंडेंट अपॉइंट कर दिया। ये अब टर्किश स्लेव्स को बात अच्छी नहीं लगी। इन्होंने बेसिकली जो फीमेल अप्रैल्स होते हैं उनको भी डिस्कार्ड किया, और जो कोर्ट थी वो खुद वो अपना फेस अनवील करके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को कैरी फॉरवर्ड किया करती थी। अब ये भी जो कंजर्वेटिव टर्किश नॉबलिटी थी उनको तो अच्छा नहीं लगा। ये हंटिंग पे भी जाया करती थी और ख़ुद आर्मी का नेतृत्व भी किया करती थी। अब जो टर्किश नॉवेल्स थे उनको ये सारी हरकतें पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसीज करना शुरू कर दी रज़िया सुल्तान के ख़िलाफ़, और लोगों में एक गुस्सा पैदा करना शुरू कर दिया उनके ख़िलाफ़। अब 1240 में क्या हुआ, अल्तुनिया एक गवर्नर था बठिंडा का, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया रज़िया के ख़िलाफ़। तो रज़िया वहाँ पे सुप्रेस करने के लिए जाती है रिवॉल्ट को, लेकिन अल्तुनिया जो होता है यकूत को मार देता है। याद करिए वो सुपरिटेंडेंट जो था हॉर्स टेबल्स का यकूत, उसको मार देता है और रज़िया को प्रिजनर बना लेता है। अब मेन टाइम में क्या होता है कि जो टर्किश नॉवेल्स होते हैं वो बहरम शाह को थ्रोन पे बिठा देते हैं, ठीक है, बहरम को थ्रोन पे बिठा देते हैं। लेकिन जो रज़िया होती है वो अल्तुनिया की मदद लेती है उस टाइम पे, और उसको दोनों दिल्ली की तरफ प्रोसीड करते हैं ताकि दिल्ली को वापस हथिया सकें। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि उन दोनों को मार दिया जाता है, तो इनका किस्सा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब कहते हैं कि जब रज़िया का किस्सा ख़त्म हुआ, द फॉल ऑफ रज़िया, इसके बाद जो 40 थे, जो तुर्कान चहलगानी हमने क्लास पढ़ी थी पीछे, उनकी एसेंडेंसी का टाइम आ जाता है। अगले 6 सालों तक 2 रूलर्स रूल करते हैं, बहरम शाह और मसूद दिल्ली में, लेकिन वो नाम के रूलर्स होते हैं। असली जो रूल होता है वो 40 के हाथ में होता है, तुर्कान चहलगानी के हाथ में होता है। और इसी के साथ शुरू होती है एक स्ट्रगल सुपरमेसी की, किसके बीच में, सुल्तान और उसके नॉबल्स के बीच में। सुल्तान चाहता है कि मैं रूल करूं और नॉबल्स चाहते हैं कि हम रूल करें। 1246 में क्या होता है कि जो बलबन होता है, बलबन बेसिकली एक मेंबर ही होता है तुर्कान चहलगानी का, और बहुत ही पावरफुल मेंबर होता है। 1246 में वो सक्सीड हो जाता है नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में, ठीक है। और बेसिकली राज तो नसीरुद्दीन महमूद कर रहा होता है, लेकिन राज के पीछे बलबन ही होता है। यहाँ से शुरू होता है बलबन का एरा, जो 1266 से लेकर 1287 तक चलता है। बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन, इसको उलुग खान भी बोला जाता था। ये बेसिकली नायब रीजेंट हुआ करता था सुल्तान का, सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद का। बलबन एक पावरफुल बंदा था, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े ओपन माइंडेड डिसीजंस लिया करता था, और इसी वजह से इसको बड़ी सारी कॉन्स्पिरेसीज फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि बाकी नॉवेल्स भी थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई और नॉवल इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो उन सब के इंट्रीग्स को इसको सहना पड़ता था। और 1266 में क्या होता है, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हो जाती है, और उसके बाद बलबन अपने आप को सुल्तान बना लेता है। अब देखिए, पहले जो बलबन था वो रेजेंट हुआ करता था, मतलब कि सुल्तान का राइट हैंड कह सकते हैं, रेजेंट हुआ करता था। तो उसको दिल्ली सल्तनत की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में पता था। दिल्ली सल्तनत को किस चीज़ से खतरा है, किससे फ़ायदा है, किससे नुकसान है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, इसको सब पता होता था। वो ये जानता था कि जो दिल्ली सल्तनत को रियल थ्रेट है, जो मोनार्क को रियल थ्रेट है, वो नॉबल्स की तरफ से है। उस टाइम तक तुर्कान चहलगानी 40 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे, इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके थे कि वो एक राजा को भी मार सकते थे, और ये बात बलबन को पता थी। अब बलबन को ये लगा कि अगर मोनार्की को सेव करना है, अपने रूल को, अपने थ्रोन को सेव करना है, तो पहले इन 40 तुर्कान चहलगानी की पावर को कम करना पड़ेगा या फिर ख़त्म करना पड़ेगा। तो फिर शुरू होती है बाबर की जंग अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने की।
जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उसको इस बात का पता लग चुका था कि 40 को ख़त्म करना है, अगर मोनार्की को सक्सेसफुल बनाना है, तो उसने कुछ स्टेप्स लिए। जैसे उसने ये प्रोक्लेम किया कि जो रूलर है, सुल्तान है, वो गॉड्स शेडो है, पृथ्वी के ऊपर भगवान की परछाई है। कुछ डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस किए, रिगरस डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस किए कोर्ट में, जिसको सबको फॉलो करना पड़ता था। एक कुछ नए कस्टम्स लाए, जैसे प्रोस्ट्रेशन, किसिंग द सुल्तान्स फीट, ताकि वो अपनी सुपीरियॉरिटी प्रूव कर पाए नॉबल्स को कि वो नॉबल्स के सम्मान नहीं है, उनसे कहीं ऊपर है। बलबन ने एक फेस्टिवल भी इंट्रोड्यूस किया, पर्शियन फेस्टिवल, जिसको नौरोज़ बोला जाता है। ही वॉज बेसिकली ए चैम्पियन ऑफ टर्किश नॉबल्टी, लेकिन वो अपनी पावर शेयर नहीं करता था किसी नॉबल के साथ। वो एक ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी फॉलो करता था, जिसमें इंडियन मुस्लिम्स जो थे उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट नहीं दी जाती थी गवर्नमेंट में। बलबन ये मानता था कि जो लो बॉर्न है उनको अच्छी पोस्ट नहीं देनी चाहिए। स्पाइस को अपॉइंट करता था नॉबल्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। हर नॉबल के घर में एक स्पाई होता था जो उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता था। अब बात आती है जो तुर्कालन चहलकानी थी 40, उसको सप्रेस करने की। तो बलबन को जो जान चुका था जो रियल थ्रेट है मोनार्की को, वो इन्हीं की तरफ से, नॉबल्स की तरफ से, इसलिए बलबन इनकी पावर को तोड़ना चाहता था। जो तो ओबीडियंट नॉबल्स थे उनको तो बख्श दिया बलबन ने, उनको कुछ नहीं किया, लेकिन जो रिबेलियस थे उनको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया बाय फेयर और फॉल्स मीन्स। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एक गवर्नर था, नॉबल था मलिक बकबक, ये गवर्नर था बडाऊं का। इसको पब्लिकली फ्लॉग किया गया क्योंकि इसने एक अपने सर्वेंट के खिलाफ क्रूएलिटी दिखाई थी। दूसरा था हैबत खान, ये औध का गवर्नर था। इसको भी पनिश किया गया क्योंकि इसने एक आदमी को मारा था जिसने शराब पी हुई थी, ही वॉज ड्रंक। एक बंदा था शेर खान, ही वॉज गवर्नर ऑफ बठिंडा, इसको भी पॉइजन देके मार दिया गया। अब बेसिकली बलबन ये सब क्यों कर रहा था? वो सिर्फ और सिर्फ लोगों में डर पैदा करना चाहता था और डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहता था कि उसके खिलाफ कोई बगावत ना कर सके गलती से भी। रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अब ये तो उसने अपना थ्रोन सिक्योर कर लिया इन नॉबल्स को, इनकी पावर्स को कम करके। अब उसका नेक्स्ट टास्क था जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, बहुत ज़्यादा प्लंडर हो रहा था दिल्ली में। तो अब इसने लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करना शुरू किया। इसने अपने किंगडम को एक्सपैंड नहीं किया, जो विरासत में किंगडम मिला उसी किंगडम को इसने रूल किया, लेकिन हाँ रीस्टोर किया लॉ एंड ऑर्डर को। एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया जिस डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने अर्ट्स। ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था और इसने अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया साथ में, ताकि जो मंगोल इन्वेजन की थ्रेट है उसको कंटेन किया जा सके। अब मेवातीस जो थे ये प्लंडर करते थे आके दिल्ली में, ये लोगों को लूटते थे, तो बलबन ने इनके खिलाफ सीवियर एक्शन लिया। जो रॉबर्स थे उनको मर्सीलेसली परस्यू किया गया, उनको फॉलो किया गया और उनको मारा गया। इन सारे मेजर्स की वजह से क्या हुआ, जो रोड्स थी वो ट्रैवल के लिए सेफ़ बन गई, सुरक्षित बन गई, तो इसकी वजह से बिज़नेस भी प्रमोट हुआ थोड़ा। अब जो मंगोल्स की थ्रेट है उसकी बात की जाए तो इल्तुतमिश के टाइम पे मंगोल्स ने तो इंडिया पे अटैक नहीं किया, ठीक है, लेकिन मंगोल्स फिर भी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे हर टाइम अपीयर होते रहते थे और दिल्ली सल्तनत को ट्रबल करते रहते। तो बलबन ने सोचा कि एक पॉलिसी बनाई जाए, जिसका हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दीवाने अर्ज इन्होंने डिपार्टमेंट क्रिएट किया था। तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, अपने बेटे प्रिंस मोहम्मद को उनके खिलाफ भेजा, मंगोल्स के खिलाफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गार्ड करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, मंगोल्स के साथ बैटल लड़ते लड़ते जो प्रिंस मोहम्मद था वो मारा गया, उसकी डेथ हो गई, और बलबन जो था इस वजह से बहुत ज़्यादा टूट गया। इट वॉज अ मॉरल ब्लो टू द सल्तन। इस वजह से वो पूरी तरह से सेफ गार्ड तो नहीं कर पाया मंगोल इन्वेजन से इंडिया को, बट हाँ कुछ मेजर ऑफ सिक्योरिटी दे पाया। अब बलबन की डेथ हुई 1287 में, और विद द डेथ ऑफ बलबन जो दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, उसका पतन होना भी शुरू हो गया। उसके बाद बहुत कमज़ोर रूलर्स आए, ठीक है। अब बलबन की बात की जाए तो ये मेन आर्किटेक्ट था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। इसने एक डिग्री ऑफ सिक्योरिटी, बेस ऑफ सिक्योरिटी दिया दिल्ली सल्तनत को। और जब बलबन की डेथ होती है तो बलबन की डेथ के बाद उसका जो ग्रैंडसन होता है कैकुबत, उसको सुल्तान बनाया जाता है। अब ये भी एक इनकम्पिटेंट रूलर था, प्लेजर लविंग रूलर था, तो दिल्ली की अफेयर्स को मैनेज कर नहीं पाया। उस टाइम पे भी जितना भी रूल होता था वो नॉबल्स के हाथ में ही होता था। 4 साल कैकुबत ने रूल किया, इनकम्पिटेंट रूल किया। उसके बाद जो जलालुद्दीन खलजी था उसने दिल्ली का थ्रोन कैप्चर कर लिया 1290 में, 1290 में जलालुद्दीन खलजी ने दिल्ली कैप्चर कर लिया थ्रोन।
और इस तरह से जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका हो जाता है एंड और एक नई डायनेस्टी शुरू होती है जिसको बोला जाता है खलजी डायनेस्टी। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को, स्लेव डायनेस्टी से खलजी डायनेस्टी की ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ ऑथर्स, राइटर्स खलजी रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो खलजी डायनेस्टी है इसके बारे में हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। आज हम स्लेव डायनेस्टी तक ही रखते हैं, कल की वीडियो में हम खलजी डायनेस्टी को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ MCQs देख लेते हैं। अब आपने जो पढ़ा है आपको पता होना चाहिए कि हाँ वो किस तरह से एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा आपको जब इस तरह के MCQs का आप आंसर कर पाओगे। तो कुछ MCQs जो होंगे UPSC पैटर्न पे, SSC पैटर्न पे सिमिलर होंगे, कुछ अलग भी होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इनको खुद आंसर करने की कोशिश करना। जैसे पहला क्वेश्चन है, टर्म मेमलुक सिग्निफाइज, ये हम पढ़ चुके हैं। स्लेव बॉर्न टू अ फ्री पेरेंट, जैसे दिल्ली सल्तनत के जो पहले 3 रूलर्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, वो स्लेव्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डाइड ऑफ इंजरीज वाइल प्लेइंग चौगन एट लाहौर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 1210 में किसकी डेथ हुई थी? ही वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क प्राइमरली डीलिंग विद ऐबक, कौन सा वर्क ऐबक से डील करता है? इट्स ताजुल मसीर, ये बुक किसने लिखी थी? हसन निज़ामी ने। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रूलर सेव्ड सल्तनत फ्रॉम चंगेज़ खान्स अटैक बाय रिफ्यूजिंग टू गिव एनी शेल्टर टू जलालुद्दीन, किसने दिल्ली सल्तनत को बचाया था चंगेज़ खान के रैत से जलालुद्दीन मंग भरनी को शेल्टर ना देके? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तुर्कान चहलगानी, तुर्कान चहलगानी का मतलब क्या है? ये भी हम पढ़ चुके हैं। तुर्कान चहलगानी को 40 बोलते थे। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 40 रूलिंग एलीट, नॉट 40 मिनिस्टर्स बट अ 40 रूलिंग एलीट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू इशू रेगुलर करेंसी एंड टू डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल, किसने रेगुलर करेंसी इशू की और किसने दिल्ली को कैपिटल बनाया? रेगुलर करेंसी इल्तुतमिश ने इशू की थी, अगर आपको याद हो तो, और इल्तुतमिश ने 2 कॉइन्स इशू किए थे, एक टंका और एक जितर। ठीक है, इससे आप आंसर कर सकते हैं। अब कह रहा है कि हु अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये मैंने स्लाइड्स में आपको लिख के तो नहीं बताया, लेकिन हाँ वैसे पढ़ा है कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो थी वो बलबन ने फॉलो की थी, तो इसे याद रखिएगा। ये थे आज के MCQs आपके लिए, और जो लेक्चर मैंने आपको दिया है आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अगर कुछ उसमें से नहीं भी समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला रखा है हमने, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कमेंट्स में। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का जवाब दिया जा सके। जो तो रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे उनके तो ऑब्वियसली हम जवाब देंगे ही देंगे, बट प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, खलजी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।